Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, हम अपना सिलेबस कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी का। इसमें जो आज का सेशन रहेगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर रहेगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जान है हमारी कॉमर्स का। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से क्वेश्चन आए ना, टीजीटी हो या पीजीटी इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है, काफी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? एमओए की। एमओए, जो हमारा एमओए होता है एज पर द कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 256, ये सेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक सुप्रीम पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, कंटेन की जाती है। जब एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उस टाइम, देखिए बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये क्या होता है? चार्टर होता है किसी कंपनी का। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये देखते हैं। नेम क्लोज होता है। नेम क्लोज मींस नाम से पता चल रहा है इसका नाम, कि कंपनी का नाम। जैसे कि आप अपना लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उस लाइसेंस पे आपका नाम होता है। तो इसमें क्या होता है, इस क्लोज के अंदर नाम होता है। अगर वो कंपनी पब्लिक है तो उसके पीछे लगा होगा लिमिटेड, अगर कंपनी प्राइवेट है तो उसके पीछे होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके, सिचुएशन क्लोज की बात करते हैं। सिचुएशन मींस जहां पे वो सिचुएटेड है, जिस स्टेट के अंदर वो सिचुएटेड है उसको क्या कहेंगे? उसका एड्रेस दिया जाता है तो उसको सिचुएशन क्लोज कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट मींस अगर किसी कंपनी का फॉर्मेशन किया जा रहा है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस पे काम करेगी, उसका काम क्या रहेगा, ओके, किस पर वो वर्क करेगी, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स इसमें लिखे जाते हैं। और साथ में अगर इन केस फ्यूचर में ग्रो करती है कंपनी तो उसके आगे भी फर्दर क्या विजन रहेंगे, वो किस पर काम करेगी, तो उस पर भी वो भी उसके अंदर इंक्लूड रहता है। इसके बाद है लायबिलिटी क्लोज, कि कंपनी की लायबिलिटी क्या है। ठीक है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है या स्टेट ओन्ड है, मतलब एक पब्लिक कंपनी है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी लायबिलिटी क्लोज रहेगी। इसके बाद है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज मींस डिफाइन द कैपिटल इन्वेस्टेड, द नंबर ऑफ शेयर रजिस्टर्ड इन द शेयर हैव बीन डिवाइडेड, मतलब नंबर ऑफ द शेयर में जिस तरह से वो एक कैपिटल बनी होती है, जो उसके अंदर इन्वेस्ट किया गया है, उस कैपिटल के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इफ इट इज अ वन पर्सन कंपनी देन द फाउंडर बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। बात करती है एसोसिएशन क्लोज या सब्सक्रिप्शन क्लोज की। इसके अंदर जो एमओए होता है मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर। जो इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं। ओके, और ये लास्ट क्लोज होता है। तो हमारे कितने क्लोज हुए? 6 क्लोज है यहाँ पे एमओए में, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बात करें इनके ऑल्टर करने की, ये ऑल्टर किए जा सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट होता है, स्पेशल रेजुलेशन इसके लिए लेकर आना पड़ता है। साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जरूरत हो सकती है कि वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। इसके बाद करते हैं डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 25, ओके, 2 सबसेक्शन 5 के अंदर कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जैसे हमने देखा जो हमारा एमओए है ये क्या है, ये सुप्रीम पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ये चार्टर होता है। लेकिन जो हमारा एओए है ये क्या होता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है। ओके, विच डिफाइन द रूल्स एंड रेगुलेशन मे बी द कंपनी फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड डे टू डे मैनेजमेंट। एक कंपनी के अंदर जो रूल रेगुलेशन होते हैं कि इसकी कितनी पावर रहेगी, कौन क्या गवर्न करेगा, तो जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी पावर क्या रहेगी, अगर किसी कंपनी का गुडविल निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, कोई मीटिंग करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी, मींस इसके अंदर रूल रेगुलेशन दिए जाएंगे कि कंपनी डे टू डे लाइफ में कैसे काम करेगी। ठीक है,
तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं। इन एडिशन टू दिस द आर्टिकल कंटेन्स द राइट, एक कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या मेंबर्स हैं उनके राइट्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पावर एंड ड्यूटीज क्या रहेगी डायरेक्टर्स की। इट ऑल्सो इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द कंपनी, साथ में अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे या फिर अकाउंट्स को ऑडिट कैसे किया जाएगा, सारे रूल रेगुलेशन किसके अंदर होते हैं, हमारे सब्सिडरी जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है एओए में। ओके, इसके बाद थोड़ा ये पिक्चर दे रखी है, आप इससे भी थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज एंड फिफ्थ है कैपिटल क्लोज एंड सिक्स सब्सक्रिप्शन क्लोज। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या हमारा, इसका डिफरेंस क्या है, पूछ लिया जाता है। छोटे छोटे डिफरेंस आपके पता होने चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं एमओए और एओए में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि एमओए का ऑब्जेक्टिव उसको बनाने के पीछे क्या है, कि देखिए जो इसका, क्योंकि एमओए है ये किसी कंपनी का फाउंडेशन होता है। ठीक है, कि कंपनी है, इसके बिना तो रजिस्टर होगी ही नहीं, इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगी। लेकिन एओ की बात करें, ये क्या होता है, स्टेट ऑफ रूल होता है, मतलब एक स्टेटमेंट होती है कंपनी के, जो इंटरनली मैनेजमेंट होता है उसके अंदर रूल रेगुलेशन क्या रहेंगे, उसके स्टेटमेंट होती है सिचुएशन। जो एमओए होती है एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, बल्कि जबकि जो हमारा एओए है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, कि मतलब हम कह सकते हैं जो एमओए ही है वो एओए को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है एक तरह से। ओके, रिलेशनशिप देखेंगे, एमओए डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। जो हमारा मेमोरेंडम एसोसिएशन है वो रिलेशनशिप बताता है कि कंपनी का और उसके साथ जो अदर पार्टीज है आउटसाइडर्स, उनके साथ कंपनी के क्या रिलेशनशिप रहेंगे। लेकिन जो हमारा एओए है ये बताता है कि कंपनी और उसका इंटरनल जो मेंबर्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। नेसेसिटी कंपल्सन, एओए है, एमओए है ये कंपल्सरी है। अगर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, इनकॉर्पोरेशन कराना है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। लेकिन जब बात करें पब्लिक कंपनी के लिए तो जरूरी नहीं है इसको, मतलब ये रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है एओए। ओके, चेंज, एमओए है, चेंज करना इसके अंदर डिफिकल्ट होता है, स्पेशल रेजुलेशन लेके आना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कंपैरेटिवली ये इजी होता है अगर इसके अंदर कोई चेंज करना हो तो। इसका नेचर करें, इसके नेचर की बात करें तो एमओए क्या है, चार्टर होता है। लेकिन जो एओए है ये क्या है, इसके अंदर राइट एंड ड्यूटीज होती है गवर्निंग बॉडी की। ओके, ये इसको फॉर्म करने के लिए कंपनी एक्ट के अंडर इसको फॉर्म किया जाता है, लेकिन इट इज फॉर्म अंडर द एमओए, मतलब इसको गवर्न ही कौन करता है, एमओए करता है। ओके, सो माय डिफरेंस, ये इसके डिफरेंसेस थे। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द एमओए। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो एमओए के ऊपर कितने मेंबर्स साइन करेंगे। तो माय डिफरेंस, जैसे कि आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनी हो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कितना है, बी। क्वेश्चन, इफ एनी बॉडी wants to file case against the company, they should file at what place। अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट किसी को फाइल करना है तो वो कहां फाइल करेंगे, वो कहां करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में। इसके बाद है इन द एमओए देयर इज 6 क्लोजेस। ओके, हमारे एमओए हमने पढ़े 6 क्लोजेस होते हैं। वी कैन ऑल्टर क्लोजेस एक्सपेक्ट 1 क्लोज। हम इसके अंदर जो 6 क्लोजेस में सभी को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन एक को नहीं कर सकते। वो कौन सा है, तो माय डिफरेंस वो एसोसिएशन क्लोज है। ओके, जो हम सब्सक्रिप्शन क्लोज कहते हैं, जो उस पर साइन किए जाते हैं सब्सक्राइबर्स के, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल शुड बी डन बाय। जो सिग्नेचर किए जाते हैं वो कितने, देखिए किसी पब्लिक कंपनी को मिनिमम बनाने के लिए कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 7 की होती है। जैसे यहाँ पे अगर एमओए पर कितने साइन करते हैं, 2 मेंबर्स करते हैं, और यहाँ पर पब्लिक कंपनी में कितने करेंगे, 7 करेंगे। ओके, बेसिक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपनी के बारे में हमने पूरी अच्छे से बात की थी, कंपनी कैसे फॉर्मेट की जाती है, क्या क्या उसके डिफरेंसेस होते हैं प्राइवेट और पब्लिक में। ओके, सिलेबस में कवर हो चुका है ऑलरेडी, अगर नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। इन हाउ मेनी डेज डिड द कंपनी हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कितने दिनों में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, तो माय डिफरेंस वो कितने हैं, 30 डेज में। डैश रेजुलेशन शुड बी पास्ड बाय द कंपनी टू ऑफर शेयर टू द आउटसाइडर। एक रेजुलेशन पास किया जाएगा कंपनी के द्वारा अगर उसको आउटसाइडर को क्या करना है,
शेयर इशू करने हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, स्पेशल रेजुलेशन लेके आया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इफ द कंपनी फेल्स टू रिफंड एप्लीकेशन मनी विद इन 130 days from the date of issue of the prospectus on non receipt of minimum subscription, who will be personally liable। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई कंपनी है और उसने इश्यू कर दिए शेयर्स, लेकिन उसके अंदर कम से कम सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% तो जरूर आना चाहिए। ओके, अगर ऐसा होता है कि कंपनी को थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि नहीं आ सकता क्योंकि नई नई कंपनी है, तो उस केस के अंदर अंडरराइटर्स जो होते हैं उनको रख लेते हैं। जो अंडरराइटर्स है उनको हायर किया जाता है कि अगर इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता, तो अंडरराइटर्स उनके सारे जो बच गए उन शेयर्स को ले लेंगे। लेकिन इन केस अगर वो फेल हो जाती है कंपनी, तो जो जिनसे भी एप्लीकेशन मनी आया है, अगर वो 130 डेज में उनको वापस नहीं करती कंपनी, तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा, उसके डायरेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड एंड रिफंड इज डिलेड, और ये 130 डेज हो गए और इसका एप्लीकेशन मनी नहीं दी है, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, कंपनी को जो जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था, पैसे लगाए थे, सब्सक्राइब किया था, उसके अंदर अगर वो 130 डेज के अंदर उनका एप्लीकेशन मनी वापस नहीं करता है क्योंकि उनकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो उस केस के अंदर 6% उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उस एप्लीकेशन मनी पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टीजीटी में जरूर पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।